हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग यूपी लेखपाल के लिए यूपी ट्रिपल एससी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर श्रृंखला चला रहे हैं। आज उसी के क्रम में जो हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस में, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, जिससे लगभग हमारे 10 नंबर कवर होते हैं। आज हम लोग उसका पार्ट 1 देखेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी है और आपदा प्रबंधन को 10 क्लासों में खत्म कर दें। मतलब मान के चलिए आज आपका 20 तारीख है, तो 10 दिन में आपका पर्यावरण पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। कंप्लीट तो 2-3 दिन में भी हो सकता है, लेकिन आप लोग उतना ज़्यादा वेटेज लेके नहीं चलेंगे, लोड ज़्यादा हो जाए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ज़्यादा लोड लेना नहीं है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके लगभग 8 से 10 दिन में हम लोग खत्म कर देंगे पूरा। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ये पूरा जो मैं पीडीएफ आपको पढ़ाने वाला हूँ पीपीटी फॉर्म में, वो आप लोग पूरा पढ़ लेते हैं तो 10 नंबर में आप 8 नंबर तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। और 10 का 10 मिल जाए तो कोई ताजुब नहीं होगा, लेकिन 8 तो मिल ही जाएगा। उसी के क्रम में आज हम लोग पर्यावरण शुरू करते हैं और पर्यावरण के बारे में जानते हैं। पर्यावरण के बारे में नॉर्मल आप लोगों को पता होगा, लेकिन हम लोग देखते हैं और आराम आराम से देखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग आराम आराम से देखते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो जो पर्यावरण हम लोगों का है, पर्यावरण का क्या अर्थ होता है। पर्यावरण का परि का अर्थ होता है चारों ओर से, आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ। मतलब जो हम लोगों को चारों ओर से घेरे हुए हो उसी को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। उसमें आपका मौसम है, जलवायु है, वृक्ष हैं, पौधे हैं, मिट्टी है, सब कुछ आता है। जीवित जंतु, मृत जंतु हैं, मृत पादप पदार्थ हैं, तो ये सब आते हैं। ठीक। अब देखिए परिभाषा देखिए, व्युत्पत्ति पर देखिए। ये व्युत्पत्ति जो है, शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपसे पर्यावरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो फ्रेंच शब्द इन्वार इन्वॉर्नर से हुई है, जिसका अर्थ है घेरना या चारों ओर। टू सराउंड मतलब जिसका अर्थ है चारों ओर से घेरा हुआ। अभी मैंने आपको बताया ना कि जिसका अर्थ होता है पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। ये जो पर्यावरण शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक। आगे देखते हैं, अब समान परिभाषा इसका देख लेते हैं। कोई भी जीवित या निर्जीव वस्तु जो हमारे चारों ओर मौजूद है पर्यावरण कहलाती है। मतलब कोई भी जीवित या निर्जीव व्यक्ति वस्तु जो हमारे चारों ओर मौजूद है पर्यावरण कहलाती है। वही कह रहे हैं ना, जो हमारे चारों ओर हो। अभी आपको हमने बताया, पेड़ हो सकता है, कोई मरे वापस हो सकता है, कोई मरा वृक्ष हो सकता है, कोई पहाड़ हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, बादल हो सकते हैं, तो ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ आप लोग मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम कब आया। तो ये हम लोगों का 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। और पर्यावरण वन, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। और पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो हम लोगों का है वो 1972 में आया। तो वन्यजीव भी आपसे पूछ सकता है, तो वो 1972 में आया। यह स्टॉकहोम के सम्मेलन के बाद ये आया था। और इसके 72 और 14 साल बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। जब हम लोगों को लगा कि पर्यावरण को हम लोगों को सेव करना चाहिए, नेचर को सेव करेंगे तभी जीवन संभव है, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया। पढ़ लेते हैं। पर्यावरण में जल, वायु और भूमि शामिल है, और वह अंतर संबंध जो जल, वायु, भूमि तथा मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्मजीवों और संपत्ति के बीच मौजूद होता है। ठीक, ये उसका वाक्य था। आगे देखते हैं पर्यावरण के घटक। देखिए पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के जो होते हैं मुख्यतः 2 घटक होते हैं, लेकिन मानव की जानते हैं आप लोग उंगली करना, तो मानव ने तीसरा घटक बनाया, जो अपने खुद का बनाया उसको हम लोग तीसरे घटक में लेते हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण के मुख्य 3 घटक होंगे। होते तो 2 हैं, लेकिन मानव के अनुसार जोड़ेंगे तो 3 घटक होते हैं। ठीक, 3 घटकों को मिलकर बना है। पहला अजैविक, जिसे भौतिक घटक कहते हैं, जिसमें निर्जीव वस्तुएं शामिल है जो जीवन को आधार प्रदान करती हैं। मतलब निर्जीव वस्तुएं शामिल है जो जीवन को आधार प्रदान करती है। जैसे कैसे, मान लीजिए वृक्ष, पेड़ गिरा हुआ है, उसको काट के हम लोग फर्नीचर बना लेते हैं, तो जीवन का आधार है ना, तो हम लोग को दे रहा है, तो इसी को हम लोग अजैविक घटक कहते हैं। उसमें क्या क्या है देखिए, आपका स्थल है, स्थल में क्या हो गया, पर्वत और मरुस्थल। आपका जल है, जल में नदियाँ, महासागर हो गया। वायु है, वायु में आर्द्रता होती है तो गैस आर्द्रता हो गई। जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश है। ये हम लोगों का अजैविक पर्यावरण में आता है। अगला हम लोगों का जो होगा वो जैविक पर्यावरण होगा, जिसमें हम लोग जीवित वस्तु को देखेंगे। अजैविक में मृत वस्तु आते हैं। मृत वस्तु मतलब ये नहीं कि मरा हुआ कोई जानवर हो। मृत वस्तु में आपको मतलब जिसमें जान ना हो, जैसे आपके आसपास देखेंगे आप लोग, पानी में जान है नहीं है, वो भी हम लोगों का अजैविक में आ जाएगा। धरती, धरती में जान है नहीं है, वो भी हम लोगों का अजैविक में आ जाएगा। अब देखिए जैविक, जैविक का मतलब होता है जिसमें जान हो। तो पर्यावरण का दूसरा घटक है वो जैविक घटक है। इसमें क्या क्या आते हैं, पादप, पादप में प्लांट्स आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे। जंतु, जंतु में हम लोग आते हैं, पूरा जानवर आते हैं। सूक्ष्म जीव में कवक आते हैं, शैवाल आते हैं, सॉरी कवक आते हैं, जो हम लोग आंखों से नहीं देख पाते हैं। जो पादप होता है हम लोगों को, उत्पादक होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे उत्पादक। उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पादक उसे कहते हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे
जीव जंतु पर या पेड़ पौधों पर निर्भर ना हो, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। ठीक है। उपभोक्ता, ध्यान दीजिएगा, उत्पादक किसे कहते हैं, परिभाषा मत जो बता रहा हूँ सुनिए, एग्जैक्ट परिभाषा आपको समझ में आएगा। उत्पादक उसे कहते हैं जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी जीव जंतु पर या किसी पादप पदार्थ मतलब पेड़ पौधों पर निर्भर ना हो, वो अपना भोजन जो है वो सूर्य के प्रकाश से बनाए, उसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता जो हम लोगों का होता है ये अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होता है, मतलब ये उत्पादक को खा के अपना भोजन बनाते हैं, इससे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी अभी अब घटक देखिए, अब घटक किसे कहते हैं, अब जो घटक वो होते हैं जो निर्जीव वस्तु जैसे होता है ना हम लोगों का, उसको जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, सड़ा गला देते हैं, उसे हम लोग अब घटक कहते हैं। तीसरा देखिए, ये तीसरा हम लोगों का है, ये हम लोग क्या देख रहे थे, पर्यावरण के प्रकार देख रहे थे ना, प्रमुख घटक देख रहे थे, 2 घटक हम लोग देखा, जैविक अजैविक, और तीसरा हम लोग का सांस्कृतिक मानव निर्मित घटक। देखिए आ गया ना, मानव निर्मित घटक जो मानव ने बनाया है, इसको हम लोग तीसरा में लेते हैं। जैसे बिल्डिंग हो गया, आप देखते हैं फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, चिमनी भट्टियाँ बनी हुई हैं, उद्योगें लगी हुई, इमारतें बनी हुई हैं, ये लोग हम लोग मानव निर्मित घटक में आते हैं। ठीक है। अब पर्यावरण के हम लोग क्षेत्र देखते हैं, कितना आप लोग कंप्लीट कर, सफिशियंट आपके लिए, देखते चलिए। पर्यावरण के क्षेत्र, जो पर्यावरण का क्षेत्र है 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। 4 प्रमुख क्षेत्र है। पहला स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया। ठीक। स्थल मंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत या पपड़ी या चट्टानों खनिजों से बना और मिट्टी की पतली परत से ढका है, इसे स्थल मंडल कहते हैं। देखिए स्थल मंडल में क्या क्या होता है, कृषि होगा, पेड़ पौधे स्थल मंडल पे उगेंगे, तो हम लोग का स्थल मंडल में आता है। ठीक है। दूसरा हम लोग का जल मंडल, पृथ्वी पर जल के सभी स्रोत हैं, जैसे महासागर हो गया, झील हो गया, नदियाँ हो गया, भूमिगत जल हो गया, हिमनद हो गया। पृथ्वी में लगभग 71% जल है, हम लोग जानते हैं 71% जल है। फिर हम लोग कहते हैं कि हम लोग जल संकट में है, पानी की कमी उपयोग करें तो पानी खत्म हो जाएगा, तो 71% पानी तो खत्म कैसे होगा बताइए, पता है किसी को? अगर 71% जल है पृथ्वी पर, केवल 29% स्थल है या पहाड़ है, सब मिला के, तो जल खत्म कैसे होगा, पता है किसी को? क्योंकि जो 71% जल पृथ्वी पे है, ये 71% पीने लायक जल नहीं है हम लोगों का। ठीक। केवल जो पीने लायक जल हम लोगों का वो 1% जल है जो हम लोग पीने के लिए प्रयोग करते हैं। वैसे तो हम लोगों का 3% है, 2.7% है जल जो पीने के लिए उपयोग है, लेकिन जो 2% है या 1.3% जल है वो हम लोगों का उसके फॉर्म में है, क्या नाम, ग्लेशियर के फॉर्म में है। तो ग्लेशियर को तो हम लोग पिघला के पी नहीं सकते, ग्लेशियर पे जीवन संभव नहीं है, आप लोगों को पता है कि बहुत ऊंचाई पे होता है। जो हम लोग पीने के लिए जल उपयोग हो 1% जल है, इस और सब जो जल है वो खारे जैसे समुद्र का जल आप पी नहीं सकते, पी लेंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। तो समुद्र के जल को हम डायरेक्ट पी नहीं सकते, इसलिए कहते हैं कि पानी का मतलब, क्योंकि पीने योग्य जो समुद्र पृथ्वी पर जल उपलब्ध है केवल 1% जल है। ठीक। तो जलमंडल हो गया। तीसरा हम लोगों का है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी को घेरने वाली जो गैसें, मतलब वायुमंडल किसे कहते हैं, जो गैसें होती देखते हैं आप, कभी खूब तेज गर्मी हो जाएगा, कभी ठंडा हो जाएगा, तो सब गैसों के कारण होता है। ठीक है। ये यूवी रे जो होते हैं, किरणें आती हैं, तो इसमें जो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हम लोगों को जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%। ये नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन गैस, और हम लोगों के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्सीजन हम लोगों के लिए मिल जाता है। और बाकी गैस बहुत कम फॉर्म में, लगभग 99 तो ही हो गया, लगभग 1% बकिया सब गैसें पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए हम लोग का जीवमंडल। जीवमंडल किसे कहते हैं, यह वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल जल और वायु मिलते हैं और जीवन संभवता बनाते हैं। देखिए अब जीवमंडल किसे कहते हैं, अब हम लोग डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे। ये डायग्राम बना लेते हैं कहीं पे, वाइट दिख रहा है, देखिए यहाँ बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हम लोगों का एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है। ये हम लोगों का मान लीजिए है जलमंडल, ये बना देते हैं, ये स्थल मंडल है। ठीक। क्या है, ये स्थल मंडल है, ये हम लोगों का वायुमंडल है। ठीक। अब जहां जल है जीवन संभव है, केवल जल से जीवन संभव हो नहीं सकता। स्थल से जीवन संभव है, केवल स्थल से जीवन संभव नहीं हो सकता। वायु से जीवन संभव है, केवल वायु से जीवन संभव नहीं हो सकता। जहाँ ये तीनों मिल जाते हैं वहाँ जीवन संभव है, वहीं हम लोगों का आता है जीवमंडल। इसे आप लोग देखिए, देखिए जो हम लोगों का ये पार्ट है, ये पार्ट दिख रहा है ना आप लोगों को, जो हम ब्लैक कर रहे हैं, ये पार्ट, ये हम लोगों का है जीवमंडल। क्या है, जीवमंडल। जीवमंडल का मतलब क्या होता है, जहाँ सभी जीव पाए जाते हैं, जहाँ हम लोग हैं, जहाँ जानवर हैं, जहाँ पेड़ पौधे हैं, ये हम लोग जीवमंडल में पाए जाते हैं। जहाँ स्थल मंडल,
जलमंडल, जल लिख लेते हैं। जलमंडल, ठीक है। जहाँ जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल मिलते हैं और जहाँ तीनों का कॉमन पार्ट पाया जाता है वहीं जीवमंडल होता है, क्योंकि हम लोगों को रहने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता है, पीने के लिए जल की आवश्यकता है और जीने के लिए वायु की आवश्यकता है। तो जहाँ तीनों आपस में मिलते हैं वहीं हम लोगों का जीवमंडल पाया जाता है। ठीक, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। यहाँ जीवमंडल की परिभाषा देख लेते हैं। वायुमंडल हम लोग देख लिए, जीवमंडल की परिभाषा देख लीजिए। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल, देखिए दिया ना, स्थल जल वायु मिलते हैं और जीवन संभव बनाते हैं। पृथ्वी की जीवित जगत यही निवास करती है। देखे ना, जो जीवित जगत है यही निवास, मतलब यही हम लोग पाए जाते हैं इतने दूर में। देखिए ये पूरा आपको फॉर्म दिखाया गया है, यहाँ सब कुछ है। देखिए एटमॉस्फेयर आपका है, और एटमॉस्फेयर दिया है, बायोस्फीयर दिया है, हाइड्रोस्फीयर दिया है और लिथोस्फीयर दिया है। ठीक है, सब कुछ पाया जाता है। तो यहाँ देखिए जीवन भी संभव है, यहाँ सब लोग अच्छे, मतलब पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, सब लोग रहते हैं। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ठीक, इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम देखते हैं। देखिए पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों और उनके पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब क्या है? यह बताता है कि सजीव प्राणी एक दूसरे और अपने आसपास की दुनिया से कैसे प्रभावित होते हैं। ठीक, इकोलॉजी बताता है जो सजीव प्राणी है वो अपने से और एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं। ये हम लोगों का इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक, व्युत्पत्ति देख लीजिए। जो इकोलॉजी शब्द है ये अर्नेस्ट हैकल ने दिया था पहली बार। ठीक, ये फर्जी चीज़ है, उसमें देखिए। ठीक है, ये याद करिएगा, जो इकोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक, और कब दिया था? 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का अध्ययन किया और सबसे पहले दिया वो 1869 में इकोलॉजी शब्द दिया। ठीक, उसके बाद अलेक्जेंडर वॉन, ये देखिए ये चारों व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ चारों से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये जो हैं ये पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। हम्बोल्ट जी जो है पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट केवल वही देखिए, फारसी चीज़ें मत देखिए, पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। रामदेव मिश्रा जी हैं जो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। और यूजीन ओडम जो है, ओडम जी हो आधुनिक परिस्थिति के जनक माने जाते हैं। अब ये चीज़ हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए रामदेव मिश्रा तो आप लोगों को याद होगा, रामदेव मिश्रा आप लोग देखेंगे तो भारतीय, भारतीय नाम से भारतीय क्लियर हो जाएगा। बाकी हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए अर्नेस्ट हैकल है ना, इन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया, इकोलॉजी, अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द दिया। ठीक, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, हम्बोल्ट जी हैं ये पारिस्थितिकी के जनक है, इनका नाम बड़ा है, ये पारिस्थितिकी के जनक हैं। और जो आधुनिक परिस्थिति के जनक हैं वो यूजीन ओडम जी हैं। ठीक, आप लोग इनका नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी संगठन के स्तर। अब देखिए स्तर देखिए तो मतलब कौन कौन सा स्तर है। ठीक, तो पारिस्थितिकी का अध्ययन छोटे स्तर से शुरू होकर विशाल स्तर तक जाता है। इस पदानुक्रम को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। समझिए, पहला जीव, पहला स्तर क्या है? जीव। यह पारिस्थितिकी की सबसे मूलभूत इकाई है। विवरण, यह अकेला जीवित प्राणी है जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है या अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलने की क्षमता रखता है। जैसे जीवित में हम लोग, हम हो गए, मछलियाँ हो गई, पेड़ पौधे हो गए, शेर हो गए, जानवर हो गए, कीट हो गए, ये सब जीवित प्राणी मानते हैं। इसे उदाहरण देखिए, एक अकेली मछली, एक नीम का पेड़, एक मनुष्य। आपको उदाहरण दिया है, एक अकेली मछली, एक नीम का पेड़ और एक मनुष्य। ये हम लोगों का जो है पहला जो जीव है, इसमें अकेला अकेले लोग आएंगे, ये अकेले अकेले अपने ऊपर आपको ढालते हैं। ठीक, अब समिष्ट आबादी पा जाइए। अब आबादी किसको कहते हैं? समिष्ट आबादी किसको कहते हैं? आबादी आप लोग जानते हैं ना, कहते हैं मेरे गांव की आबादी इतनी है। मतलब आबादी मतलब क्या होता है? एक प्रकार की जीव, मतलब एक प्रकार की जो पानी, जैसे एक मछली है, मतलब तालाब है, तालाब में अगर मछली है तो मछली की बहुत प्रजाति है। जैसे रोहू हो गया, आपका ब्रिगेड हो गया, पॉपलेट हो गया, झींगा हो गया, ऐसे अलग मछली प्रकार है। तो एक प्रकार की मछली से रोहू आपको कह दिया जाए अगर आबादी, तो रोहू मछली की आबादी नहीं है कि पूरे आप मछलियों की आबादी निकाल लेंगे, क्यों? रोहू, शार्क हो गया, तो इनकी आबादी नहीं, एक एक किसी किसी को उसकी पूरी आबादी जो निकालते हैं उसको आबादी कहते हैं। ठीक है, आबादी हम लोग देखते हैं परिभाषा, एक निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में रहने वाले एक प्रजाति के जीवों का समूह। ठीक है, एक प्रजाति के जीवों का समूह बात कर जा रहा है। जैसे मछली हो गई, जंगल में शेर हो गए तो शेर की प्रजाति, जंगल में हिरण हो गए तो हिरण की प्रजाति, एक का निकालते हैं उसे हम लोग आबादी कहते हैं, समिष्टि आबादी कहते हैं। इसमें केवल एक ही तरह दिखी दिया ना, एक ही तरह के जीव होते हैं, इनके बीच संसाधनों, हाँ क्या हुआ, इनमें केवल एक तरह के जीव होते हैं, इनके भी संसाधनों, भोजन के लिए प्रतियोगिता होती है और आपस में प्रजनन करते हैं। मतलब मान लीजिए मछली मछली है तो वो आपस में प्रजनन करेंगे, शेर शेर से प्रजनन करेगा, जानवर और भी जो जानवर है वो आपस में प्रजनन करेंगे। तो इसमें हमेशा प्रतिस्पर्धा लगी रहती है, क्योंकि एक ही प्रकार के होते हैं तो भाई आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा लगी रहती है। आगे देखते हैं
समुदाय, समुदाय किसे कहते हैं? मतलब एक जैसे तालाब है, अब एक तालाब जैसे मान लीजिए तालाब है, तालाब में यहाँ मेढक भी है, यहाँ मछली भी है, यहाँ कुछ शैवाल भी हैं जो प्लेटफॉर्म में पाते हैं, कुछ झींगा भी हैं, कुछ आप देखेंगे तो वो कछुए भी हैं इसमें, और देखेंगे कुछ इसमें लवक भी पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाएंगे। तो ये सब जो है ये पूरे समूह के अंतर्गत आते हैं। समुदाय नहीं को समुदाय कम्युनिटी कहते हैं, इन्हीं को समुदाय कहते हैं। ये पूरा समूह लिया जाए। अगर एक प्रकार के लेंगे इसमें तो वो आपका आबादी में चला जाएगा, सबको ले लेंगे तो समुदाय में चला आएगा। ठीक, अगर सिंगल सिंगल पीस लेंगे, उठाएंगे, सिंगल सिंगल को उठाएंगे तो वो हम लोगों का, पहले हम लोग देखे हैं, सिंगल सिंगल हम लोग लेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा जीव में। ठीक, जीव हो गया, आबादी समझ में आ गई, समुदाय समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए समुदाय में जो होता है, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट, इसमें निर्जीव चीज़ें शामिल नहीं है। समुदाय जो होता है उसमें केवल जैविक घटक है, निर्जीव चीज़ें शामिल नहीं है। निर्जीव चीज़ें मतलब क्या हो गया? पानी को नहीं माना जाएगा, मिट्टी को नहीं माना जाएगा, वायु को नहीं माना जाएगा। जो जीवित है जिनमें जान, उन्हीं को केवल माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम लोग देखते हैं क्या है। इकोसिस्टम हम लोगों का परिभाषा समुदाय, इसमें समुदाय भी है और अजैविक पर्यावरण। अजैविक मतलब क्या होता है, अभी देख बताया आपको हम। यहाँ से ऊर्जा का प्रवाह पदार्थों के चक्र शुरू होता है। जब समुदाय के जीव अपने आसपास की हवा, पानी, मिट्टी, तापमान से अंतःक्रिया करते हैं तो वह इकोसिस्टम कहलाता है। मतलब जो समुदाय लोग हैं वो जब निर्जीव वस्तुओं से क्रिया करने लगते हैं तो उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप जीवित हैं, आपको जीने के लिए पानी की आवश्यकता है ना, आप पानी पीते हैं ना, तो ये जो पानी के साथ आप क्रिया कर रहे हैं उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। या आप जीवित हैं, आपको फसल उगाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो मिट्टी के साथ जो क्रिया करते हैं उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम हमारा ये है। पर्यावरण ज़्यादा हार्ड है नहीं, आप लोग समझते जाइए, आप लोगों का एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा। ठीक, जीवित प्राणी, अगर पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम पूछा तो जीवित प्राणी अजैविक से मतलब अजीवित प्राणियों से क्रिया करके जो करते हैं उसे पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग वायुम। जैसे उदाहरण देख लें तालाब और इकोसिस्टम, दिया ना तालाब और इकोसिस्टम। अब वायुम हम लोग देखते हैं। पृथ्वी का एक विशाल भूभाग जिसकी अपनी विशिष्ट जलवायु और वनस्पति होती है। मतलब देखिए वायुम किसे कहते हैं? पृथ्वी पे मतलब हर जगह तापमान एक तरह तो नहीं रहता, आप लोग जानते हैं। पृथ्वी पे कहीं अगर ठंडी है तो कहीं गर्मी है, तो कहीं बरसात हो रही होगी, तो उसी को हम लोग पूरा वायुम कहते हैं। अब देखिए निर्भरता मुख्य रूप से तापमान और वर्षा यह तय करते हैं कि वायुम कैसा होगा। देखिए जहाँ का तापमान और वर्षा ये तय करेगा कि आपका वहाँ का वायुम कैसा होगा। जैसे कुछ आपके एग्जांपल दिए हूँ, मैं पहले आपको बताता हूँ। जैसे टुंड्रा वायुम, ये टुंड्रा वायुम होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ हमेशा बर्फ पड़ती है। जैसे आप देख ले सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ बर्फ पड़ती है। तो क्या वहाँ जो मतलब जो जो जीव गर्मी में मतलब निवारण कर लेते हैं वो आके ठंडा में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वो ठंडे के हिसाब से वहाँ जीव होते हैं। जैसे वहाँ पहाड़ी बकरियाँ आपको मिलेंगी, भालू मिलेंगे, वो भी कौन से, वो सफ़ेद वाले भालू जो होते हैं जिसकी चमड़ी मोटी होती है, वहाँ वहाँ मतलब निवास कर पाएंगे। वनस्पति भी वहाँ की वैसी उसी तरह होगी। जैसे मान लीजिए जहाँ बर्फ़ पड़ता है वहाँ की वनस्पति हमेशा इस आकार में होती है। ये वहाँ की वनस्पति होती है कि बर्फ़ पड़े है तो ये पेड़ टूटे ना, ऐसे गिर जाए, इस पे गिरे, ऐसे बर्फ़ गिरे तो ये गिर जाए। ठीक है, तो इस आकार की वहाँ वनस्पति पाई जाती है। तो जैसा तापमान, जैसा जलवायु, जैसा मौसम होगा वो वहाँ के वनस्पति भी उसी प्रकार के होंगे। देखिए अब उष्ण कश्मीर जो वर्षा वन है, अत्यधिक गर्मी और बारिश के कारण यहाँ घने होते हैं। यहाँ जो होता है, अब देखिए जहाँ, अब जैसे मान लीजिए हम लोग का तराई क्षेत्र है, यूपी का तराई क्षेत्र, जैसे सिद्धार्थनगर हो गया, गोंडा हो गया, और सबसे पूरा यूपी भी ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ वर्षा बराबर होती है, वर्षा बराबर होगी, धूप भी बराबर निकलता है। तो यहाँ जो होगा इकोसिस्टम, यहाँ का जो बायोम होगा ये सबसे ज़्यादा सघन होगा। यहाँ सघन चीज़ें पाई जाएंगी, अच्छे अच्छे वृक्ष पाए जाएंगे, अच्छे अच्छे खनिज पदार्थ पाए जाएंगे। तो ये जलवायु और मौसम पर निर्भर करता है, और सबसे ज़्यादा तो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। आगे देखिए रेगिस्तान, इससे आपका राजस्थान है। तो क्या राजस्थान में आम के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। क्या रेगिस्तान में आपको आम जीव जंतु देखने को मिलेंगे? नहीं देखने को मिलेंगे। वो जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे जो पानी कम पीते हों, या एक बार पानी पीने में ज़्यादा समय तक रह सकते हैं। जैसे ऊँट, सब कहते हैं महीने में एक बार पानी पीता है, इसलिए ऊँट को वहाँ का वो जहाज कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, मारुस्थल का जहाज कहते हैं ऊँट को। यहाँ के जो आपको वन दिखेंगे रेगिस्तान में वो कंटीले दिखेंगे, क्योंकि कंटीले इसलिए होते हैं कि पानी की कमी होती है, तो सूर्य के जो प्रकाश होता है उससे वो ताप में ज़्यादा पैदा होते हैं, इसलिए वहाँ कंटीले से नागफनी वहाँ पाया जाता है। तो ये मरुस्थल के पौधे हैं। आगे हम लोग देखते हैं जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? यहाँ पारिस्थितिक संगठन सर्वोच्च स्तर है। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन संभव है या 3 मंडलों से संगम तक। अभी आपको हमने बताया जैवमंडल, जहाँ आप लोगों का जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल मिलेगा, उसी को हम लोग जैवमंडल कहते हैं। ये हम लोग समझ चुके हैं, तो फिर देखेंगे नहीं हम लोग।
जहाँ जमीन पानी हवा मिलती है वहीं लोग रहते हैं। आपको सब कुछ मिलेगा तो अभी आप जीवित रह पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग होते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? यह प्रकार प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है जहाँ जीवित जीव आपस में और अपने आसपास के भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। प्रकृति यह केवल पौधे और जानवरों का संग्रह नहीं है बल्कि एक खुला तंत्र है। ठीक, आगे देखते हैं इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम का शब्द प्रयोग एक एजी टांसले ने किया। हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, इसके दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। अजैविक में आपको पता है जिसमें जान नहीं वो आते हैं, जैविक में जिसमें जान है वो आते हैं। ऐसे याद कीजिए, अबायोटिक बायोटिक करके, जिसमें जान वो जैविक, जिसमें जान नहीं वो अजैविक, माने नहीं। अजैविक घटक यहाँ भी हम लोग देखाए हैं, हिस्से होते जो जीवित प्राणियों को दर्शाते प्रभावित करते हैं, इनके 3 श्रेणियों में बांटा गया। देखिए, अब अजैविक जो घटक हैं इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से श्रेणी? पहले भौतिक कारक। भौतिक कारक में क्या क्या होता है? सूर्य का प्रकाश हो गया। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कहते हैं। तापमान, जीवों को जीवित रहने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है ना, ये आप लोगों को बताए हैं, तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा पानी, जीवन के लिए वर्षा पानी भी हो सकता है। तीसरा मिट्टी भी हो सकता है, पौधों के लिए वृद्धि के लिए मिट्टी का हो सकता है। ठीक, अजैविक घटक के पहला ये फिजिकल हो गया। दूसरा अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक में कैसा था? आपका गैस आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। अब हम लोगों के लिए जीवित रहने के लिए, पौधों को जीवित रहने के लिए नाइट्रोजन, हम लोगों को जीवित रहने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जीवित रहने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये सब हम लोग अजैविक में आते हैं। जैसे भौतिक जो कार्य, ये सब अजैविक के घटक है। जैसे जो गैसें हो गई अजैविक के अंतर्गत आती हैं, सूर्य का प्रकाश हो गया अजैविक के अंतर्गत आता है। तो ये आपको बता चुके हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब भी जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जैसे कहते हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी है, प्रोटीन की कमी है, ये सब हम लोग को कहाँ से मिलता है? ये सब हम लोग को अजैविक चीज़ों से मिलता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं जैविक घटक में। अब जैविक घटक के जो हैं ये भी पार्ट में डिवाइड है। जैसे पहले हो गया उत्पादक, मैंने आपको उत्पादक बताया। उत्पादक अपना भोजन बनाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। उत्पादक अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर रहते हैं। वो सूर्य से प्रकाश जो आता है उससे अपना भोजन बना लेते हैं, और बना लेते हैं कुछ फॉर्म में, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। इसी को जो खाते हैं उनको उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं, सब हम आगे देखेंगे अभी। तो देखिए उत्पादक, ये वो जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश या रसायनों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अन्य नाम इन्हें परावर्तक भी कहते हैं, क्योंकि ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी कि रासायनिक यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, ये जो होता है सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये अपना भोजन जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे कोई पेड़ पौधा हो गया, पेड़ घास, तो क्या ये खाना खाएगा? आप खाना इसको देंगे, खाना खाएगा, या किसी जानवर को खाएगा? किसी जानवर पेड़ पौधों को नहीं खाएगा। ये किससे? सूर्य के प्रकाश से क्रिया करेगा और इसी से अपना भोजन बना के अपने पास इकट्ठा कर लेगा। अब इसी को खाएंगे जानवर, तो जानवर खाएंगे तो वो उपभोक्ता हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में देखते हैं। अभी आप यहीं तक देखिए कि जो हम लोगों का प्रकाश कैसे पा रहे। देखिए सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश दिया, पौधा हरा भरा हुआ और इसमें एनर्जी आ गई। अब पृथ्वी का सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लगभग 90% जलीय शैवालों द्वारा किया जाता है। देखिए 90% जलीय शैवाल, आप काई देखते हैं ना, काई जिसको गाँव में काई बोलते हैं, ये 90% सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। दिखने में छोटा घाव करे गंभीर, वही हाल ही हाल है। जो काई होता है 90% सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। एक मिनट, ठीक, 90% सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अब देखिए पृथ्वी का सर्वाधिक प्रकाश विसर्जन 90% हो जाता है। आगे देखते हैं उपभोक्ता। अभी मैंने आपको उपभोक्ता बताया, जो उत्पादकों को खाएं उसी को उपभोक्ता कहते हैं। अब उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, शीर्ष उपभोक्ता होते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं, इसको फूड चेन कहते हैं। फूड चेन का फॉर्म इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं उपभोक्ता। ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, बताया ना, भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें निकलने वाले भी कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, देखिए आ गया ना प्राथमिक उपभोक्ता। पहला प्रकार इसका है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? ये अपना भोजन बनाने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहता है। ये सीधे उत्पादकों को खाते हैं। ठीक, ये सीधे उत्पादकों को खाते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे, प्लांट्स पेड़ पौधों को कौन खाता है? जैसे गाय देखिए, ये खा रही है ना, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगी, क्योंकि ये शाकाहारी है। जो प्राथमिक उपभोक्ता है तो उच्च शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी नहीं होते, केवल पेड़ पौधों को खाते हैं, घासों को खाते हैं। जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, टिड्डा हो गया,
और भी जो घास को खाते हैं वो आते हैं इसमें। अब देखिए, अब हम लोगों का आ गया द्वितीय उपभोक्ता। अब ये क्या होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, प्राथमिक मांसाहारी, इन्हें प्राथमिक मांसाहारी कहते हैं, जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। उदाहरण जैसे मेढक, छिपकली, भेड़िया। इसमें आ गया आपका मेढक, छिपकली और भेड़िया। अब कहेंगे आप लोग ये गाय तो खा नहीं पाएगा। अरे अगर गाय को नहीं खा पाएगा तो टिड्डा को तो खा सकता है ना। ये घास नहीं खाते, ये टिड्डा को खा जाते हैं। टिड्डा खा जाएंगे, अपने छोटे मछलियों को खा जाएंगे। तो ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये उनको खा लेते हैं, इसलिए इनको द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है। अब तृतीय या शीर्ष उपभोक्ता। ठीक, तृतीय या शीर्ष उपभोक्ता, ये आपका है फूड चेन आपका कितना लंबा बनेगा, जितना लंबा फूड चेन बनेगा आपका उतना ये उपभोक्ता की श्रेणी बढ़ती जाएगी। क्यों आपको बताते हैं नीचे। तृतीय उपभोक्ता होता है, ये शीर्ष मांसाहारी होते हैं। ये क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता भी खा जाएंगे, द्वितीय उपभोक्ता को भी खा जाएंगे। जैसे ये शेर जो है ये गाय को भी खा जाएगा। ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर ये गाय है, यहाँ मान लीजिए हिरण है। ठीक, हिरण है ना। अब हिरण तो प्राथमिक उपभोक्ता है क्योंकि इसने उत्पादक को खाया। अब हिरण जो है, हिरण को मान लीजिए लकड़बिग्घा खा गया, लकड़बिग्घा खा गया। कौन खा गया, लकड़बिग्घा, हिरण को। तो ये द्वितीय उपभोक्ता लकड़बग्घा हो गया। अब लकड़बग्घा को शेर खा जाएगा। तो शेर प्राथमिक उपभोक्ता को भी खा सकता है और द्वितीय उपभोक्ता को भी खा सकता है, इसलिए इसको शीर्ष उपभोक्ता माना जाता है। मतलब शीर्ष उपभोक्ता से कहते हैं जिसका कोई इस पृथ्वी पर शिकारी ना हो। मतलब जो, अब मनुष्य तो सबका शिकार कर लेता है तो उसको नहीं माना जाता है। जो भगवान के द्वारा बनाया गया या ईश्वर के द्वारा बनाया गया उसको हम लोग लेते हैं। तो शेर का कोई शिकार नहीं कर सकता, इसलिए इसको शीर्ष उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मान लीजिए पक्षी में बाज, उसको भी शीर्ष मतलब आते हैं। मछली में शार्क, इसको भी शीर्ष उपभोक्ता मानते हैं। बाकी मनुष्य तो जानते ही हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणी है। आगे देखते हैं हम लोग को सर्वाहारी, ओमनीवरस। सर्वाहारी किसे कहते हैं, जो ओमनीवरस होते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी में कौन कौन आएगा बताइए, सर्वाहारी में कौन कौन आता है। मनुष्य का सर्वाहारी है कि शाकाहारी कि मांसाहारी, आप लोग बताएं। मनुष्य शाकाहारी है कि सर्वाहारी है कि मांसाहारी है। मनुष्य जो है वो सर्वाहारी मात्रा है क्योंकि मनुष्य को दे दीजिए लेग पीस भी खा जाएगा, मनुष्य को दे दीजिए वो डायरेक्ट पेड़ पौधे भी खा जाएंगे, मनुष्य फल भी खाता है, मनुष्य पादप पदार्थों को भी खाता है। तो मनुष्य हमारे जो हैं वो सर्वाहारी मानते हैं। भालू, भालू को देखिए फल भी खाएगा, मछलियां भी खाता है, ये सर्वाहारी मानते हैं। ये पौधे मांस दोनों खाते हैं, इसलिए सर्वाहारी में आते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, तलछट्टा हो गया, भालू हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं अपघटक और अपरधारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट करिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को फूड चेन समझा दूँ कहीं पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग फूड चेन समझ सकते हैं छोटी सी जगह में। देखिए पहले ही हम लोगों का मान लीजिए कोई प्लांट है, मैं नाम लिख रहा हूँ क्यों, प्लांट है। ठीक, तो ये हम लोगों का हो गया उत्पादक। क्या हो गया, उत्पादक। छोटा छोटा लिख देते हैं, उत्पादक। क्या हो गया हम लोगों का, ये उत्पादक है। उत्पादक क्यों है, क्योंकि ये अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर, किसी चीज को खा नहीं रहा है, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना रहा है। अभी जब अपना भोजन बनाया तो इसको किसी कोई खाया। देखिए फूड चेन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फूड चेन इससे पता चलेगा। और इसी हम लोग उपभोक्ता कौन प्राथमिक, कौन द्वितीय, कौन तृतीय उपभोक्ता निकाल लेंगे। देखिए अब मान लीजिए पौधे को खा गया टिड्डा। कौन खा गया, टिड्डा। तो टिड्डा हम लोगों का हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक, ये उपभोक्ता वो उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता है क्योंकि इसने प्लांट को खा गया। अब मान लीजिए टिड्डे को खा गया मेंढक। कौन खा गया, मेंढक। अब जो मेंढक हम लोगों का है ये द्वितीय उपभोक्ता हम लोगों का है क्योंकि इसने प्राथमिक उपभोक्ता को खाया। ये प्लांट्स को नहीं खा सकता मेंढक। अब मान लीजिए मेंढक को खा गया सांप। अब देखिए हम लोग का सांप जो है, अब सांप ने किसको खाया, मेंढक को। ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, प्राथमिक। ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया। ठीक, अब जो सांप हम लोगों का है वो तृतीय उपभोक्ता हो गया। क्या सांप को कोई खाएगा, सांप को खा गया मान लीजिए बाज या चील या गिद्ध। चील ले लीजिए, इसको मान लीजिए चील खा गया या बाज खा गया। कौन खा गया, चील खा गया। अब ये हम लोगों को चतुर्थ उपभोक्ता हो जाएगा। इसी को चतुर्थ उपभोक्ता बोल सकते हैं या फिर शीर्ष उपभोक्ता बोल सकते हैं। कि ये क्यों, मतलब उपभोक्ता है, इसको शीर्ष इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है, इसको और कोई नहीं खा सकता। देखिए यहाँ प्लांट्स हुआ, प्लांट्स को खाया आपके टिड्डे ने, प्लांट्स उत्पादक हो गया क्योंकि सूर्य से प्रकाश से ले रहा है, ये सूर्य से ले रहा है अपने। ये मान लीजिए सन है, ये सन से बेचारा अपना भोजन बना रहा है। ठीक, तो प्लांट सन से ले रहा है, उत्पादक हो गया। उत्पादक को खाया उपभोक्ता ने, यह प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा हो गया। टिड्डे को खाया मेढक ने, मेढक द्वितीय उपभोक्ता हो गया।
मेढक को खाया सांप ने, सांप तृतीय उपभोक्ता हो गया, और सांप को खाया चील, चील हो गया हम लोगों का शीर्ष उपभोक्ता। मतलब इसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं, शीर्ष उपभोक्ता कर, यही फूड चेन हम लोगों का है। तो ये फूड चेन उल्टा नहीं चलता, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक, ये आगे बढ़ जाएगा, यही फूड चेन हम लोगों का। ये क्वेश्चन आपसे बनता है तो आप क्वेश्चन करके आएंगे, कौन प्राथमिक कौन द्वितीय, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो से 2 बार देखेंगे आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो। अब देखिए अपघटक, अभी हम लोग पढ़ के आए अपघटक और अपर्धारी हम लोग नया है हम लोगों के लिए। अपघटक हमने आपको बताया, अपघटक किसे कहते हैं, पहले अपघटक हम लोग देखते हैं। देखिए अपघटक वो होते हैं, ये हम लोगों के प्राकृतिक सफाई कर्मी कहलाते हैं। सफाई कर्मी का अर्थ क्या होता है कि ये जो होते हैं मृत जीव जो होते हैं, जैसे कोई पेड़ पौधा गिरा या कोई फल आपने फेंका तोड़ के सड़ गया, तो उसको ये लोग उसके ऊपर एक केमिकल छोड़ते हैं, उससे लोग गला के मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे कोई जानवर मरा तो सड़ता है, आप उसे महक आती है, उससे मेथेन निकलता है। सड़ता कैसे है, क्योंकि ये लोग इस पे एक अलग से अपना कोई केमिकल छोड़ते हैं। ये जो अपरधारी है, सॉरी अपघटक है, सॉरी हम लोग अपघटक देखते हैं, अपघटक यहाँ पे अपघटक, ये मृत पदार्थ को रसायन, देखिए रसायन छोड़ते हैं ना, और उन्हें रासायनिक रूप से तोड़ते हैं। जैसे बैक्टीरिया कवक होते हैं, ये खाते नहीं है, इसको तोड़ते हैं। ये खाते इसमें केवल अपना मतलब वो रसायन छोड़ते हैं, और तोड़ते हैं और तोड़ के मिट्टी में मिला देते हैं। इससे इन लोगों को प्राकृतिक हम लोगों का सफाई कर्मी कहते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग का अपरधारी में देख लीजिए, अपरधारी क्या होता है, ये अंतर पूछते हैं आपको, अपरधारी किसे कहते हैं, भटक किसे कहते हैं। अब भटक किसी चीज को खाते नहीं है, ये केमिकल छोड़ते हैं और केमिकल से ये चीजों को गला देते हैं, और गला के फिर पृथ्वी में मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक, अब जो अपरधारी हम लोगों के होते हैं, ये महाराज क्या करते हैं, ये चीजों को खाते हैं, खा के उनको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देते हैं, और तोड़ के फिर उसको मिट्टी मिला देते हैं। जैसे केंचुआ हो जाएगा, चींटी हो जाएगा, दीमक हो जाएगा। पहले चीजों को खाते हैं, जैसे कोई जानवर वाला इसको खाएंगे, खा के फिर तोड़ेंगे और तोड़ के फिर मिट्टी में मिला देंगे, इसको अपरधारी कहते हैं। जैसे देखिए हिंदू धर्म में क्या है कि अगर कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसको जला दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में या और कोई धर्म में क्या है कि उनको दफनाया जाता है। दफनाने के बाद क्या होता है, दफनाने के बाद यही जो छोटे कवक होते हैं, वो चीज़ों को अगर आप मान लीजिए नहीं दफनाया जाएगा, उनको या दफनाया गया और अगर ये चीज़ ना हो तो बॉडी ऐसी कैसी बनी रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगा, पृथ्वी पूरा बॉडी बॉडी हो जाएगा, मृत जीवित जंतु दिखाई देंगे, उसी बीच में हम लोग चलेंगे खेलेंगे। लेकिन ये चीज़ों को गला देते हैं, गला के उससे अंतक्रिया करते हैं और उनको मिट्टी में मिला देते हैं। कुछ समय बाद आप जहाँ किसी को दफनाएगा खानेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक, इसलिए इनको प्राकृतिक का सफाई कर्मी कहते हैं। तो अब घटक और अपरधारी में आपको अंतर पता हो गया होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, प्राकृतिक का हलवाहा भी कहा जाता है, इन्हें याद रखिएगा। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, कार्य क्या है, जो पारिस्थितिकी तंत्र का है उसका मुख्य कार्य है ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह करना, ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना कुछ, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होती रहती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, देखिए उत्पादक, ये पोषक तत्वों के चक्र, उत्पादक, अपघटन, ऊर्जा का प्रवाह और पोषक चक्र। अब पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता देखते हैं। उत्पादकता क्या है, उत्पादकता का अर्थ है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास या कार्बनिक पदार्थ के बनने की दर। ठीक, प्राथमिक उत्पादकता देखिए आप अभी आप पढ़ क्या है, प्राथमिक उत्पादकता किसे कहते हैं, यह वह दर है जिस पर पौधे प्रकाश संश्लेषण ठीक के दौरान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। मतलब जो प्रकाश से संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे, तो अपने लिए तो भोजन तैयार करते हैं। बायोमास क्या है, जीवों का सूखा भार को बायोमास कहते हैं। ठीक, भार का रूप देख लीजिए, अगर वेट होगा, वेट आपको पता कैसे किया जाता है, ग्राम मीटर स्क्वायर में किया जाता है, और ऊर्जा जो होती है हम लोगों को कैलोरी मीटर स्क्वायर में होती है। टाइप ऑफ प्राथमिक उत्पादकता के प्रकार। अब देखिए प्राथमिक जो उत्पादकता है उनके प्रकार बताइए। प्राथमिक उत्पादकता आप लोग किसे कहते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता, एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की कुल दर, मतलब पदार्थ उत्पादन की कुल दर को जीपीपी कहते हैं। जीपीपी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, यहाँ देख लीजिए कोई प्लांट है, अब ये प्रकाश संश्लेषण जो ले रहा है और जितना भी ले रहा है अपने लिए, ये सब उसका जीपीपी है, जितना भी ले रहा है जीपीपी है। आपको पता होना चाहिए जो सूर्य है, सूर्य से हम 100% थोड़ी ना प्रकाश संश्लेषण ले पाते हैं, या पेड़ पौधे, हम कहा लेते हैं पेड़ पौधे जो लेते हैं वो 100% नहीं ले पाते हैं। ये केवल इसका 50% यूज करने लायक होता है जो पेड़ पौधे पास होता है, और पेड़ पौधे भी इस 50% केवल 1% यूज कर पाते हैं बेचारे। अब सोचिए पेड़ पौधे केवल 1% यूज करते हैं, 1%, और इन्हीं पे सब जीवन
स्थिर है। आगे देखते हैं। अब सूर्य से ली गई कुल ऊर्जा जिसे पौधे भोजन में बदलकर जीपीपी, देखिए कह रहे हैं जीपीपी की तरह सौर ऊर्जा शाकाहारियों के लिए उपलब्ध नहीं होती है। जो सौर ऊर्जा शाकाहारियों के लिए उपलब्ध नहीं होती क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं लेते प्रकाश संश्लेषण, और पौधों से ही लेते हैं, क्योंकि पौधे इसका कुछ हिस्सा खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। अब देखिए जो पौधा है, अब मान लीजिए छोटा सा पौधा है, वो सूर्य से प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, तो कुछ अपने लिए भी तो रखेगा, अपने खाता है, अपने आप को बढ़ाता है, अपने आकार को बढ़ाता है। तो मान लीजिए 100% लिया, मतलब 1% आता है, 1% को हर चीज 100% होता है, तो 100% लिया। अब 100% में क्या होता है, ये अपने लिए कुछ रख लेता है, बाकी 90% की ऊर्जा जो होती है वो नष्ट हो जाती है, श्वसन के फॉर्म में नष्ट हो जाती है। केवल 10% होता है जब इसको जो पौधे को जो प्राथमिक उपभोक्ता खाता है वो केवल 10% ऊर्जा पाता है। ठीक, अब जो प्राथमिक उपभोक्ताओं का खाएगा वो उसका 10% पाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, बता रहे देखिए। अगर देखिए सूर्य से किसी चीज को, मान लीजिए पौधे को ऊर्जा जो मिल रहा है वो मिल रहा है 10,000। ठीक, सूर्य से एक पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करे तो उसको ऊर्जा मिल रहा है 10,000। अब इसका क्या होता है कि 10% आगे वाला पाता है, 90% नष्ट हो जाता है। इसका 10% क्या होगा बताइए, तो इसका 10% क्या होगा, 1,000 होगा ना। अब ये 1,000 जो पाएगा ये प्राथमिक उपभोक्ता पाएगा। ठीक है, अब जो द्वितीय उपभोक्ता है ये भी इसी पे निर्भर है। अब जब ये इसको खाएगा तो इसका 10% पाएगा, इसका 10% कितना हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, द्वितीय 100 पाएगा। और जो तृतीय इसको खाएगा तीसरा वाला, वो केवल इसका 10% पाएगा, मतलब 10 पाएगा, 100 का 10% 10 पाएगा। तो इनके जो ऊर्जा होती है वो हमेशा उत्पादकों में सबसे ज्यादा और शीर्ष जो उपभोक्ता होते हैं उनमें सबसे कम होती है। मतलब ये ऊर्जा का मतलब ये नहीं होता कि मतलब एनर्जी कम हुआ, जो ज़्यादा बड़ा रहेगा वो ज़्यादा खाएगा। जैसे मान लीजिए जब शेर है, शेर तो बहुत ताकतवर होता है, तो या क्या मतलब एक बकरी खाए उसका पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा। हष्ट पुष्ट बैल मारेगा या भैंस को मारेगा तो उसका पेट भरेगा, तो वो ज़्यादा खा लेते हैं, इसलिए उनमें एनर्जी बरकरार रहती है। लेकिन जो ऊर्जा का क्रम वो ऐसे ही चलता है, जो उत्पादक होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, और जो उसके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनको उसका 10% मिलता है, 90% श्वसन में खत्म हो जाता है या उनके वृद्धि में खत्म हो जाता है। मान लीजिए बकरी ने पौधे को खाया, तो बकरी अपना शरीर भी तो बढ़ाएगी, अपना दूध भी तो बढ़ाएगी, तो बकरी अपना दूध शरीर बढ़ाने में सब 90% खर्च कर देती है, बस 10% बढ़ता है। मान लो बकरी को शेर खा गया, अब शेर को केवल बकरी का 10% मिल रहा है, जो बकरी का एनर्जी है उसका ऊर्जा का 10% केवल मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। आगे देखते हैं, अभी आगे मिलेगा और अच्छे समझाया जाएगा। अब देखिए रिस्पिरेशन लॉस, जो श्वसन हानि होती है, इसी हम श्वसन कहते हैं, जो 90% लोग अपना हानि कर देते हैं। अभी आपको नीचे मिलेगा कहीं, देखिए पौधे जीवित रहने के लिए चयापचय क्रियाएं करते हैं, जैसे सांस लेना, वृद्धि करना और मरम्मत करना। इसमें खर्च होने वाली ऊर्जा को रिस्पिरेशन लॉस मतलब आरसी से डोनेट करते हैं। देखिए अब नेट प्राइमरी जो होता है एनपीपी, जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है, मतलब कितना आगे वाला पा रहा है, तो हम लोगों का जीपीपी माइनस अगर हम लोग आर कर देंगे, जो जीपीपी हम लोगों का है जीपीपी, इतना पौधा पूरा अपने प्रकाश संश्लेषण लिया, आर को खर्च कर दिया अपने वृद्धि में और अलग में, और सामने वाले को मिल रहा है एन पी और पी, ये सामने वाले को शुद्ध मिल रहा है एनपीपी। देखिए जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी होता है। यहाँ आपका फार्मूला हो सकता है आप लोगों को कि जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी, फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो जीपीपी है ये पौधा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ये आर खर्च कर देता है, और जो उसको खाता है उसको एनपीपी प्राप्त होता है। मान लीजिए पौधे को बकरी खाए तो बकरी को एनपीपी प्राप्त होता है। अब देखिए महत्व एनपीपी, एनपीपी ही वह ऊर्जा है जो अगले कोशीय स्तर यानी शाकाहारियों और अपघटकों के लिए भोजन के रूप में उपलब्ध होती है। लिख दिया ना। अब जैसे गाय हो गई, पौधे को गाय खाई तो उसको केवल 10% ऊर्जा मिली, बाकी 90% उसके श्वसन और उसके विकास में खर्च हो जाता है। आगे देखते हैं द्वितीय उत्पादकता। अब द्वितीय उत्पादकता आ गया, यह उपभोक्ताओं से संबंधित है। उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण के दर। जब एक बकरी घास खाती है और अपना वजन बढ़ाती है, दूध मांस बनाती है, देखिए हम आपको बताए हैं दूध या मांस बनाती है, तो इसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। मतलब अपना वजन बढ़ा रही है, अपना मांस बढ़ा रही है, दूध बढ़ा रही है। नोट, यह हमेशा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से कम होती है, जितना आप आगे जाएंगे उससे कम होती जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाला है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, छोड़िए इंग्लिश। प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जैसे सोलर रेडिएशन हो गया, सौर विकिरण हो गया,
सौर का प्रकाश जितना अधिक होगा एक सीमा तक उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। मतलब देखिए, जहाँ पे अभी आपको हमने पीछे बता दिया है कि जहाँ पे सूर्य का प्रकाश बरसात बराबर मिलेगा वहाँ उत्पादकता उतनी ज़्यादा होगी। मतलब उसको हर चीज़ समय पे मिल रहा है, सूर्य प्रकाश भी मिल जा रहा है, बारिश भी मिल रहा है, खनिज भी मिल जा रहा है, तो वहाँ जैवमंडल जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे अच्छे होंगे, जहाँ पेड़ पौधे अच्छे होंगे वहाँ जानवर अच्छे होंगे, भाई उन्हीं पर निर्भर है। अब जहाँ जो प्राथमिक उपभोक्ता जो उसको खाते हैं, जैसे मान लीजिए गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गया, हिरन हो गया, अब इनको खाने के लिए तो वहाँ शेर भी होगा। ठीक, तो यहाँ ये जो जहाँ पर सूर्य की प्रकाश जितनी वही बताया गया, सूर्य की प्रकाश जितनी अधिक होगी सीमा तो उत्पादकता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, टेम्परेचर गर्म और आर्द्र होता है जलवायु। देखिए यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यहाँ अत्यधिक धूप और बारिश और कम तापमान गर्म तापमान मिलने का सर्वाधिक उत्पादकता है ना होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। पोषक तत्वों की उपलब्धता मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा और उत्पादकता बढ़ाती है। प्रकाश संश्लेषण क्षमता पौधों की अपनी क्षमता मायने रखती है। तो यह प्रबल भित्तियां सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो होता है यह प्रोडक्टिविटी आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन में मिलेगा। उसके बाद आपको कोरल रिलीफ मतलब प्रबल भित्तियों में मिलेगा, यहाँ न्यूट्रिशन की मात्रा ज्यादा होती है। उसके बाद आपको ज्वारनाद मिलेगा। ज्वारनाद किसे कहते हैं? जहाँ ताजे और खारे पानी को मिलन होता है। जैसे हमारी जो नदियाँ जाती हैं तो कुछ नदियाँ तो डेल्टा बनाती हैं, तो डेल्टा बना के जब वो आगे बढ़ती हैं तो जब नदी में गिरती हैं तो कुछ मिट्टियाँ लेके गिर जाती हैं, तो उसी को हम लोग ज्वारनाद कहते हैं। वहाँ भी हाई प्रोडक्टिविटी मिलेगी क्योंकि वहाँ भी अच्छे अच्छे पौधे उगेंगे। जैसे वो क्या नाम वर्षावन होता है, मैग्रोवन होता है, उसमें देखिए बंगाल टाइगर पाया जाता है, वहाँ अच्छी अच्छी मछलियाँ पाई जाती हैं। तो ये सब केवल वहाँ के वातावरण पर निर्भर करता है कि कहाँ कितना मिलेगा। देखिए रेगिस्तान जो हो गया, यहाँ पानी की कमी है, नमी की कमी है, इसलिए यहाँ उत्पादकता उतनी अधिक नहीं है, ना के बराबर उत्पादकता होती है, मतलब कम होती है। अब गहरा महासागर हो गया, यहाँ सूर्य की प्रकाश पहुंच ही नहीं पा रही है तो यहाँ भी उत्पादकता कम होगी, पता है। देखिए नोट पृथ्वी पर 70% हिस्सा घेरती है, महासागर पृथ्वी पर 70% हिस्सा घेरती है, लेकिन उनकी उत्पादकता जमीन के मुकाबले कम है क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। मिलता ही नाइट्रोजन का कहाँ होगा। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अब जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किस तरह से होता है, देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का अर्थ है ऊर्जा का बाहरी वातावरण से जीवों और जीवों में आपस वातावरण में जाना या ऊष्मागत की पालन करती है। जैसे मान लीजिए पेड़ है, तो पता ना पेड़ को खाया खरगोश, खरगोश को खाई लोमड़ी, लोमड़ी को खाया शेर, शेर मारा, उसके बाद उसको अपघटक ने तोड़ दिया, और जो तोड़ा तो ये मशरूम, मशरूम तो आप लोग जानते हैं ना, ये हमेशा गर्म चीज़ों पे जो सड़े गले चीज़ों पे तो वहाँ से निकलते हैं, मशरूम पैदा हुआ। इसके अलावा बढ़ता है, अब देखिए फर्स्ट लॉ एनर्जी, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है, देखो पहले मैंने आपको बताया, ना नष्ट की जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहती है। छोड़िए सेकंड लॉ देखिए, ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा का कुछ हिस्सा हमेशा ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा खत्म होता है और बकिया बचा रहता है। ऊर्जा प्रवाह की मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषता क्या है कि जो इंपॉर्टेंट वो हम लोग देखेंगे तो बकिया छोड़ते चले जाएंगे। मैंने बताया ना पौधे जो होते हैं केवल 1 से 2% प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, क्योंकि 50% होता है, इसमें 1 से 2% प्रकाश संश्लेषण पौधे कर पाते हैं, इसे अपना भोजन बनाते हैं। वही यहाँ लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए सूर्य ही ऊर्जा का एकमात्र अंतिम स्रोत है। सूर्य से आने वाली कुल ऊर्जा में से 50% से कम हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी ही होता है। पौधे इस उपयोग की ऊर्जा का केवल 1 से 2% ही ग्रहण कर पाते हैं, यही मैंने आपको पहले बताया है। अब देखिए एक दिशीय प्रवाह क्या होता है, ऊर्जा केवल एक दिशा में बहती है या सूर्य से आती है, उत्पादकों में जाती है, फिर उपभोक्ताओं में, और फिर अंत में ऊष्मा के रूप में खो जाती है, या कभी भी वापस सूर्य के पिछले स्तर की ओर नहीं लौटती। मतलब सूर्य जो ऊर्जा का प्रवाह है वह एक दिशीय होता है। क्वेश्चन बनेगा तो ऊर्जा का फ्लो जो होता है एक दिशीय होता है। जैसे मान लीजिए सूर्य से निकला तो प्रोडक्शन मतलब प्लांट में आया, प्लांट से जो सुखा है उसमें आया, उसके बाद उसको जिसने अपघटक ने मिट्टी में मिला दिया उसमें आया, उससे खत्म हो गया, फिर ये मिट्टी में मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं पोषक स्तरों लिंडमैन का 10% नियम। देखिए लिंडमैन ने क्या कहा था, लिंडमैन ने ये कहा था, मैंने आपको बताया कि अभी पहले यही बता रहा था मैं कि जो पौधे होते हैं वो श्वसन क्रिया में पौधे या कोई भी चीज वो 90% खर्च कर देते हैं, तो सामने वाले को 10% मिलता है। इसलिए फूड चेन ज्यादा लंबा ना होकर 4 से 5 पर सीमित, या 4 या 5 मैक्सिमम 5 पर सीमित हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उतनी एनर्जी नहीं रहती कि उसको खा के कोई जीवित रह सके। इसलिए उनका कोई प्राकृतिक शिकारी भी नहीं बना है मनुष्य को छोड़ के। ठीक, इसलिए मनुष्य को किसी में रखा नहीं जाता है किसी लेवल में। तो लिंडमैन ने यही कहा था कि 90% ऊर्जा खर्च होती है और केवल 10% ऊर्जा आगे बढ़ती रहती है। जैसे मान लीजिए सूर्य से प्रकाश आया तो 100% आया, उसने 100% मतलब 1% लिया, उसका 100% अपने बाप में बनाया, 90% खर्च कर दे रहा है, उसको जो खा रहा है उसके अंदर केवल 10% ऊर्जा जा रही है। ठीक है, मान लीजिए उसको बकरी ने खाया, बकरी के अंदर 10% ऊर्जा गई। अब बकरी को खाया शेर ने, शेर के अंदर केवल 10% ऊर्जा गई। यही लिंडमैन जी ने कहा था।
लेकिन मैंने 1942 में यह नियम दिया था, ठीक है, कि 10%, देखिए 10% दिया ना, 10% के नियम के अनुसार एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, शेष 90% ऊर्जा श्वसन, पाचन और शारीरिक गतिविधियों के ऊष्मा हीट के रूप में खर्च की जाती है। ये देखिए यहाँ ये है 90% का, देखिए यहाँ 10,000 था प्रोडक्टिविटी और 90% का खर्च हो गया। यहाँ से ये गया, इसमें गया तो 1 जीरो हटा दीजिए, यहाँ से कितना हो गया 1,000। अब 1,000 से क्या हुआ, इसका भी 90% खर्च हो गया, 1 जीरो हटाइए यहाँ से। इसके अंदर चाहे तीसरे में 100 गया, 100 से भी 1 हटाइए, तो शीर्ष उपभोक्ता है उसके अंदर केवल 10 जा रहा है। अब इसको खाते कोई जीवित ही नहीं रह सकता, इसके अंदर कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता। आगे देखते हैं हम लोग ऊर्जा स्थानांतरण का उदाहरण। अब ऊर्जा स्थानांतरण का उदाहरण हम लोग देखते हैं सन, जो सूर्य हम लोगों का सनलाइट जो है उत्पादक है, 1% हम लोग देखे हैं। ये वही सेम जो मैं आपको समझाया वही सेम है, हम लोग आगे बढ़ देते हैं। निष्कर्ष, सबसे ऊपर के मांसाहारी जीव में सबसे कम, देखिए अभी बताया ना मैंने, सबसे ऊपर मांसाहारी जीव में सबसे कम ऊर्जा मिलती है। जैसे देखिए सूर्य इतना, यहाँ से जितना भी निकला इसका 10% खत्म हो गया, 10% आगे वाला पाया, इसका 10% ये पाया, इसका 10% ये पाया, इसके पास कुछ बचा ही नहीं लास्ट में, इसलिए इसका कोई प्राकृतिक शिकार नहीं, इसको कोई शिकार नहीं करता है, इसको खा के कोई जीवित नहीं रह सकता। आगे देखते हैं ऊर्जा का पिरामिड। इसको केवल एक ही शिकार करिए, अपने आप मरेगा, मरने के बाद इसका अपघटक होगा, इसको जो जीवाणु है, जो दीमक के कीटी सब तोड़ तोड़ के मिट्टी में मिला देंगे। ठीक, ऊर्जा का पिरामिड देखिए, तो ऊर्जा लगातार क्षय के कारण ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, 100% क्वेश्चन लिख लीजिए। आप पूछेगा कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि ये हमेशा, जैसे मान लीजिए यहाँ 100 है, 100 से 10 बचेगा, 10 से 100 नहीं, 10,000 से 1,000 बचेगा, 1,000 से 100 बचेगा, 100 से 10 बचेगा, तो ये से ऊपर चलता चला जाएगा। लेकिन 3 से 4 लेवल का इसका बनता नहीं है, तो यहीं तक इसका देखिए। अब खाद्य श्रृंखला छोटी क्यों होती है, मैंने आपसे बताया ना, जब लास्ट में आप पहुंचेंगे तो उसके पास इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि उसको खा के कोई जीवित रह सके। जैसे मान लीजिए आप 100% पानी है, 10% यहाँ गया, फिर 1% यहाँ गया, फिर पॉइंट में 1% यहाँ गया, फिर पॉइंट में 0.1% यहाँ गया। अब इतना पानी पी के आप क्या जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते। लेकिन इसके बाद इसलिए कोई इसका खाद्य श्रृंखला नहीं, इसलिए आप पानी आप पीजिए। वही सेम चीज़ कहा कि 3 से, देखिए 3 या 4 स्तर, बहुत मैक्सिमम 4 से 5 ज़्यादा स्तर नहीं हो सकते हैं, जो मैंने आपको फूड चेन बताया। आगे देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपके लिए हो सकता है कि जल्दी खत्म किया जाए, जिससे आप लोगों का 7-8 दिन में या 10 दिन में पूरी चैप्टर खत्म हो जाए। आगे देखते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के पोषक स्तर। जो पोषक स्तर इसके होते हैं, पोषक स्तर का अर्थ है खाद्य श्रृंखला। भी खाद्य श्रृंखला हम लोग समझ चुके हैं, तो इसको जल्दी देखते निकल जाएंगे। में किसी जीव का विशिष्ट स्थान क्या है, यह ट्रॉफिक शब्द ग्रीक शब्द और ट्रांसिस से आया है, इसका अर्थ है पोषण में भोजन। ठीक है, या जीवों के उनके पोषण के स्रोत और भोजन प्राप्त करने के आधार पर वर्गीकृत करता है। आगे देखिए पोषक स्तरों का वर्गीकरण, इसको 4 पोषक स्तरों में तोड़ा गया है। पहला क्या है, प्रथम पोषक स्तर उत्पादक T1। देखिए अब पोषक स्तर किसे कहते हैं, अब उत्पादक से लेके और जो शेष होते हैं तो T1, T2, T3, T4 में तोड़ते चले जाइए, तो ये 4 पोषक स्तर हम लोग होते हैं। उत्पादक को हम लोग T1 कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को T2 कहेंगे, द्वितीय उपभोक्ता को T3 कहेंगे, और जो शीर्ष पे उनको T4 कहेंगे। यही हम लोगों का होता है। यही देखिए यह पिरामिड का आधार है, इसमें स्वापोषी जीव आते हैं, जैसे हरे पौधे, शैवाल और फाइटोप्लांक्टन। ठीक, कार्य वे सीधे सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा भोजन में बदलते हैं। सेकेंडरी क्या है, द्वितीय पोषक स्तर क्या है, T2। इसमें हम लोग जो होते हैं, जो जैसे गाय हो गया, दिया टिड्डा हो गया, हिरन हो गया, खरगोश हो गया, ये उत्पादक पर निर्भर होते हैं, इसीलिए इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अब देखिए ये लेवल 2 में आ गए, ये T2 में आ गए, क्योंकि T1 तो हम लोगों का प्राथमिक था, जो T1 हम लोगों का है, ये T1 हम लोगों का है। ठीक, ये हम लोगों का T2 है, लेवल 2। अब जो इसको खाएगा, मान लीजिए मेढक हो गया, मेढक टिड्डे को खा गया, लोमड़ी खरगोश को खा गई, सांप भी टिड्डे को खा गया, तो हम लोगों का T3 होते हैं, T3। आगे देखिए अब ये जो शीर्ष वाले होते हैं, इनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता, ये हमेशा लेवल 4 T4 में होते हैं। ठीक, ये शीर्ष मांसाहारी, इन्हें शीर्ष मांसाहारी भी खाते हैं, ये द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं और आमतौर पर इनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता। अब देखिए अब क्वेश्चन यहाँ फंसता है, क्वेश्चन बनता है, जैसे पूछेगा मनुष्य होता है ह्यूमन, वो किस लेवल में आएगा। अब देखिए मनुष्य शाकाहारी भी हो सकता है, अगर शाकाहारी हुआ तो प्राथमिक उपभोक्ता तो T2 में आएगा, अगर मांसाहारी हुआ तो T3 में आएगा। तो मनुष्य T2 और T3 दोनों में आता है। देखिए मनुष्य देखिए सर्वहारी है ना, तो ये T3 और T2 दोनों में आता है, क्योंकि इससे ये मनुष्य हो गया, भालू हो गया। अब ये शाकाहारी, देखिए शाकाहारी भी खा लेगा, और अगर
शाकाहारी खाया तो T2 हो गया। अगर इसने मांसाहारी खाया, ये देखिए मांस का पीस है, तो ये T3 में आ जाएगा। देखिए यहाँ दिया भी है ना, ये मांस है तो ये T3 में आ गया, और शाकाहारी को अगर ये खाता है तो T2 में आ गया। आगे देखते हैं। मनुष्य हो गया, जैसे जो जानवर, जैसे भालू हो गया, भालू भी सेम है, फल भी खाएगा तो T2 में आएगा, अगर मछली खा रहा तो T3 में आएगा। अब अपघटक मृतपोषी, अब पूछ रहा कि, अब पूछेगा आप लोगों को अपघटक जो मृतपोषी होते हैं ये किस उसमें लेवल में आते हैं, तो ये किसी लेवल में नहीं आते हैं, क्योंकि ये देखिए ये मृत जीवों को भी खा जाएंगे, ये मृत पदार्थों को भी खा जाएंगे, मृत फलों को भी खा जाएंगे, तो ये किसी लेवल, इनका कोई वो नहीं है, ये किसी लेवल में नहीं आते हैं। ये T1 T2 T3 को सब में होते हैं, इसलिए इनका कोई लेवल डिफिनेशन नहीं दिया गया है। ठीक। अब देखिए पूछता है कीट भक्षी, कुछ पौधे होते हैं कीट भक्षी पौधे होते हैं, आपको पता होगा कि जो कीड़ों को खाते हैं, जैसे ये पौधे आपने वो देखा होगा, ये कीड़ों को खा जाता है। तो पूछेगा ये पौधा किस स्तर में आएगा। देखिए अगर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है उस समय, तो उस समय तो या T1 में आएगा, जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो T1 में आएगा, इसमें आएगा T1 में, और जब कीड़ों को खाएगा तो ये T3 में आएगा। ये आप लोग ध्यान में दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, कब T1 में आएगा, कब T2 में आएगा, कब T3 में आएगा। अब अपघटन आ गया, डिकम्पोजिशन। अपघटन क्या होता है। अपघटन एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे मृत पौधे और जानवर का भौतिक अंश और रासायनिक रूप से तोड़कर सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, पोषक तत्वों में बदला जाता है। इन्हें प्राकृतिक का जो होता है वो सफाई कर्मी कहते हैं। ये हम लोगों के वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल किसे कहते हैं। मृत पौधों के अवशेष, पत्तियां, छाल, फूल और जानवरों के मृत शरीर मिलकर अपरद कहलाते हैं, जो अपघटन के कच्चा माल है। अब देखिए कच्चा माल हम लोग कहते हैं ना कि कच्चा माल तो यहाँ तो अपरदन से संबंधित है, ये कहते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे मिलता है, क्या एक जानवर के बंधन। पेट्रोलियम एक दो दिन का खेल नहीं है, वो लाखों करोड़ों वर्ष से जो जीवित जंतु होते, बड़े बड़े जंतु होते जो दब जाते हैं किसी चीज़ के नीचे, किसी भारी चीज़ के नीचे, तो पेट्रोलियम का आकार ले लेते हैं। वही ये कह रहा है कच्चा माल का प्रोसेस करते हैं। अब देखिए अपघटन की क्रिया हम लोग देखते हैं। अपघटन की प्रक्रिया क्या है, यह प्रक्रिया मुख्य रूप से 5 चरणों में पूरी होती है। और यह पहला क्या है, पहला खंडन है। खंडन क्या होता है, पहले कोई चीज़ मरता है, अपघटन मतलब तो उसको तोड़ता है। जैसे केचुआ हुआ, केचुआ तोड़ेगा, चींटी उस चीज़ को तोड़ेगी। देखिए अपर्धारी जीव, ये याद करिएगा अपर्धारी जीव में कौन कौन आते हैं। अपर्धारी जीव में हमेशा केचुआ, दीमक और चींटी भी आती है। देखिए अपर्धारी जीव में चींटी भी आती है। ठीक, तो अपर्धारी पूछेगा आपस अपर्धारी जीव कौन सा है, आपको कमक दे देगा, कुछ दे देगा, तो आप अपर्धारी जीव पहचान लेंगे। ये मृत के बाद पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवों के कार्य करने के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब देखिए अब इनके बाद आएगा सूक्ष्म जीव, जो बताए हम लोग, ये अपना उस पर केमिकल छोड़ते हैं, उस चीज़ को गला के मिट्टी मिला देते हैं। देखिए आगे है निश्चालन। निश्चालन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छानना। जल में घुलनशील पोषक तत्व मिट्टी के निचली परतों में चले जाते हैं, मतलब छनके जो होता है पोषक तत्व मिट्टी के नीचे परतों में चले जाते हैं और वहाँ लवण साल्ट के रूप में जम जाते हैं और तुरंत उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक, अब तीसरा है अपचय। बैक्टीरिया और कवक विशेष एंजाइम छोड़ते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, यह रासायनिक प्रक्रिया है। अब देखिए जो छोड़ते हैं अपना क्या, मैंने आपसे बताया कि वो एंजाइम छोड़ते हैं और चीज़ों को गलाते हैं। अब लास्ट में लोगों का आता है ह्यूमस निर्माण। इस प्रक्रिया में गहरे रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस, याद करिएगा ह्यूमस किसे कहते हैं। कहते हैं ह्यूमस को सूक्ष्म जीवों का प्रभाव बहुत कम होता है, इसलिए इसका अपघटन बहुत धीमी गति से होता है। यह पोषक तत्वों का भंडार होता है। किस चीज़ का भंडार होता है, यह पोषक तत्वों का भंडार होता है। इस पोषक तत्व निकलते हैं, इसी के बाद इसी पे क्या कहते हैं, मशरूम निकलता है, जिससे आप लोग भोजन के रूप में पुनः ले लेते हैं। ठीक, कोई चीज़ नष्ट नहीं होती है, लौट के फिर आपको मिलती है। गोल सर्कल है, सब चीज़ सर्कल, यहाँ से शुरू हुई, जहाँ शुरू वहीं आके खत्म हो जाती है। इट्स गोल सर्कल। ठीक, आगे देखिए खनिजीकरण किसे कहते हैं। अंतिम चरण में कुछ सूक्ष्मजीव ह्यूमस को और तोड़ते हैं, जिससे अकार्बनिक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस वापस मिट्टी में मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें पौधे फिर से उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए जहाँ जानवर मर रहा है उसी को सब तोड़ रहे हैं, उसी में पौधा निकल रहा है, पौधे से जो फल निकले उसको हम लोग यूज करेंगे। अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपघटन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखिए 100 पेज का है, हम लोग 27 पेज पे पहुंच गए। वही लास्ट हम लोगों का रहेगा, इसके बाद हम लोग 3-3 4-4 पार्ट करके तोड़ के हम लोग पढ़ते रहेंगे। लगभग 5-7 वीडियो हम लोग खत्म कर लेंगे। ज़्यादा पढ़ने से आप लोग उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, जितना रिवाइज करेंगे उतना अच्छा आप लोगों का होगा। यहाँ आप लोगों को समझाया जाए, उसके बाद आप लोग घर बैठ के रिवाइज करिएगा। अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक
पर्यावरण में अपघटन की गति इन कारकों पर निर्भर करती है। धीमी अपघटन होता है, एक तेज अपघटन होता है। ये कचरे में गिल्गिन और काइटिन, देखिए याद देखिए, लिगिन और काइटिन की मात्रा अधिक है तो अपघटन धीमी होगा। यदि नाइट्रोजन और शर्करा की मात्रा अधिक हो तो अपघटन तेज होगा। अपघटन मतलब क्या होता है? मिट्टी में मिलना, सीधे मतलब मिट्टी में मिलना। ठीक, यहाँ हम लोग अब तापमान भी, तो फ्रेंड्स यही तक रहने देते हैं। कल यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल 27 नंबर पेज से हम लोग आगे 27 नंबर पेज खत्म कर लेते हैं आज हम लोग। 28 से कल आगे देखें। देखिए आप देखिए टेम्परेचर आप, तापमान और नमी। तापमान और नमी क्या है? गर्म और नम वातावरण अपघटन को बढ़ावा देता है। जैसे जहाँ गर्मी होगी, नम ह्यूमिडिटी जहाँ होगी, मतलब उमस टाइप, देखिए जब गर्मी पड़ती है एक उमस टाइप का होता है, पसीना होगा, गर्मी लगेगा, लेकिन धूप उतनी तेज नहीं रहेगी, लेकिन आपको उमस लगेगा। तो वहाँ जो उस समय जो होता है, उस समय अपघटन बहुत तेजी से होता है। कम तापमान और सूखापन अपघटन को रोकता है। जैसे मान लीजिए रेगिस्तान है, खूब तेज धूप है, वहाँ कोई चीज़ जल्दी गलेगा नहीं, वो ऐसा वैसा पड़े सूख के टाइट हो जाएगा। इसे देखिए किसी को दफनाया जाता है, मिट्टी में दबाया जाता है, तो उसमें नमक डाल दिया जाता है। नमक जो होता है वो हीट क्रिएट करता है, उष्मा क्रिएट करता है, जिससे चीज़ों को गलने में ज़्यादा मदद मिलती है। आगे देखते हैं। अपघटन का मुख्य रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया है। पर्यावरण के लिए महत्व पर्यावरण के लिए महत्व क्या है? यह मृत जीवों से पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिलाता है, जिससे वे पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक, जो मृत जीव है तो पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिलाता है, जिससे वो पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। आगे देख कचरा निपटान देखते हैं। यह प्रकृति के सफाई एजेंट के रूप में कार्य करता है। इनके बिना पृथ्वी के लाशों के कचरे के ढेर से भर जाएगी। मैंने आपको पहले बताया है कि पर्यावरण में अपघटक का क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ये नहीं होंगे तो पूरा लाशों लाश दिखेंगी, आप लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ लाश के साथ उठेंगे, लाश के साथ खाएंगे, लाश के साथ बैठेंगे, अगर ये नहीं रहेंगे तो। ये आपको भी पता है। कोई पेड़ ऐसे गिरेगा तो वो ऐसा हरा खरक पड़ा रहेगा, नहीं खत्म होगा। कोई जानवर मर गया तो ऐसे जानवर से पड़ा रहेगा, देखेगा आपको इसे, भले वो मरा रहे भाई, उसको खत्म नहीं होगा तो कैसे होगा? वो ना उससे महक आएगी, ना बदबू आएगी, ना कुछ आएगा। तो वो ऐसे पड़ा, जैसे जैसे वैसे पड़ा रहेगा, और सालों साल, हजारों साल पड़ा रहेगा। इसलिए ये जो इनकी अहम भूमिका होती है, केचुआ हो गए, चींटी हो गए, दीमक हो गए, कवक हो गए, फंगस हो गए, इनकी अहम भूमिका होती है। इनको सड़ा गला के फिर मिट्टी मिलाने, फिर वही पोषक तत्व के रूप में हम लोगों को प्राप्त होते हैं। अब देखिए मिट्टी की उर्वरता जो है, इस प्रक्रिया में बना ह्यूमस मिट्टी को बनावट और उपजाऊ का बढ़ावा देता है। अब मान लीजिए जहाँ कभी जानवर मर जाएगा, कोई बड़ा जानवर मरा और किसी मिट्टी में, तो देखिए वहाँ अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उग जाते हैं, क्योंकि वहाँ फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा दबा के मिलती है, और पौधों को वही चाहिए, और वो अपना भोजन तैयार कर लेते हैं फास्फोरस और नाइट्रोजन से। अब हम लोग देखते हैं परितंत्र के प्रकार। परितंत्र किसी भी स्थान पर मौजूद जैविक, सजीव और अजैविक निर्जीव घटकों के बीच होने वाली अंतःक्रिया का एक सम्मिलित रूप है। जो इकोसिस्टम है, किसी भी स्थान पर मौजूद जैविक, सजीव और अजैविक, निर्जीव, मतलब मैंने बताया आपसे, जैविक में सजीव आते हैं, अजैविक में निर्जीव आते हैं, घटकों के बीच होने वाली अंतःक्रिया का एक सम्मिलित रूप है। मतलब जो सजीव और निर्जीव जो है, वो जो अंतःक्रिया करते हैं उसे हम लोग परितंत्र कहते हैं। अब जो परितंत्र के भाग है वो हम लोग कल के पार्ट में देखेंगे। आज हम लोग यही तरह हैं। कल 28 बजे से स्टार्ट किया जाएगा। जो परितंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति द्वारा बनाया गया भगवान के द्वारा, और कृत्रिम मतलब जो मानव ने बनाया है। ये हम लोग कल देखेंगे। अब कल की क्लास हम लोगों का और अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग आज कर दिए हैं। तो कल इसको मान चलिए बहुत मुश्किल से 8 से 10 दिन में हम लोग खत्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद हम लोग अपना, इसके बाद इसी में आपका आपदा प्रबंधन है। आपदा प्रबंधन आपका लोगों का एक दिन का टॉपिक है, एक दिन में पूरा आपदा प्रबंधन आप लोगों का खत्म हो जाएगा पीपीटी के माध्यम से। अब लिख के पढ़ाना तो ज़्यादा समय लगता है, पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को जल्दी जल्दी आसानी से हो, आपको समझ में भी आएगा। और ये भी आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पेपर में यह अहम भूमिका निभाता है। तो आप लोग अच्छे से जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो भाई प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप लोगों को पता होगा कि आपका भाई मेहनत कर रहा है, तो आप लोग को अच्छी चीज़ें दे रहा है, तो आप लोग भी फीडबैक अच्छा दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए, वीडियो को सब्सक्राइब, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा भाई की रीच बढ़ेगी, और अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट आप लोगों के आते रहेंगे। इससे पहले हम लोगों की यूपी की श्रृंखला चल रही है, और जीएस की प्रीवियस ईयर श्रृंखला चल रही है। अब आपका आज से पर्यावरण स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग कहेंगे तो आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी पीपीटी के माध्यम से पढ़ा दी जाएगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके कि कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, कैसे अपने भाइयों को पढ़ाना है, और भाइयों को कैसे सिलेक्शन दिलाना है। क्योंकि देखिए कट ऑफ आप लोग जानते हैं कि कंपटीशन कम नहीं है, कट ऑफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन कम है नहीं। और जो बच्चे हैं, अच्छे खासे बच्चे जो पेट में चयनित हुए, वो अच्छे खासे बच्चे, जिसका 55 नंबर पेट में आया तो वो अच्छा खासा बच्चा है। ठीक,
तो उनसे आपका कंपटीशन है। तो आप लोग अगर यहाँ एक एक नंबर का बहुत महत्व है, अब आप सोचेंगे कि हम पर्यावरण नहीं पढ़ते हैं, 10 नंबर जाने दो, मैं और करता हूँ, तो कोई मतलब नहीं भाई, पढ़ लो, कुछ पढ़ोगे, मान लो कुछ नहीं कर पाए तो 5 नंबर तो करके आओगे, अगर कुछ पढ़े रहोगे तो 5 नंबर तो करके आओगे कम से कम। अब आप जो कोई पूछेगा कि उत्पादक किसे कहते, तो उपभोक्ता किसे कहते हो, आप बता दोगे ना, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो इसको आप लोग बता सकते हैं अपने शब्दों में। इसलिए मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा अच्छे पढ़ो और सब चीज कवर करो। एक महीना है, एक महीना जी जान लगा दो, 10-10 12-12 घंटे जितने देर में आप लोग कवर कर पा रहे हो उतना देर कवर करो। आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिससे चैनल की रीच बढ़े, आप लोगों को इससे अच्छा कंटेंट मिल सके। कल हम लोग पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।